जादुई चील। विजय और सूरज इंडियन नेवी में पायलट्स का काम करते थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। विजय और सूरज नेवी में आने वाले हर नए एरोप्लेन का टेस्ट रन करते थे और वो कितना अच्छा काम कर रहा है इसकी रिपोर्ट तैयार करते थे। उन दोनों का काम यही था। वो दोनों इस काम में बहुत बड़े एक्सपर्ट्स भी हो गए थे। इस तरह एक दिन वो दोनों एक नए एरोप्लेन के टेस्ट रन के लिए जाते हैं। विजय, आज एक बहुत स्पेशल डे है, बता सकते हो क्या है? स्पेशल डे? नहीं यार, मुझे तो कुछ याद नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं? अरे सूरज, अब सस्पेंस में रखना बंद करो। जल्दी बताओ, मुझे सच में याद नहीं है। आज हमारा 99th टेस्ट रन है। अब तक हमने 99 टेस्ट रन कंप्लीट किए हैं और वो भी सिर्फ 4 साल में। अरे हाँ यार, सॉरी मेरे दोस्त, मैं तो भूल ही गया था। सच में आज हमारी जिंदगी का सबसे स्पेशल डे है। पता ही नहीं चला कि 4 साल कैसे गुजर गए। अरे हाँ मेरे दोस्त, और आज हम बढ़िया से बिरयानी भी खाएंगे। हाँ हाँ यार, जरूर खाते हैं। लेकिन लाइफ भी बहुत रूटीन हो गई है यार, जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है। ये क्या, सिर्फ 4 साल में ही ऐसा कह रहे हो? हमें तो और भी ज्यादा सर्विस करनी है। इतना ही नहीं, तुम्हें एक और सरप्राइज न्यूज दूं। कैसा सरप्राइज? इसके बाद हम जो एरोप्लेन चलाने वाले हैं वो कोई ऐसा वैसा एरोप्लेन नहीं है, सुपरसोनिक ब्लैक ईगल। वाह सूरज, क्या सच कह रहे हो? अब जाके लाइफ में थ्रिल आएगा। इस तरह सूरज और विजय बातें करते हुए अपना टेस्ट रन कंप्लीट करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जिस दिन का वो दोनों इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ ही गई थी। उनके 100th टेस्ट रन पे जाने वाले थे, जिसका नाम ब्लैक ईगल था, जिसके वो दोनों कुछ ही कदम दूर थे। सूरज और विजय बहुत ही इमोशनल हो रहे थे। ब्लैक ईगल को कैसे चलाते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस भी उन्होंने लिए थे। विजय, आज हमारी जिंदगी का सबसे स्पेशल डे है। ब्लैक ईगल को टेस्ट रन पे ले जाने वाली बैच हमारी ही है। हाँ सूरज, ये तो बहुत ही स्पीड चल रहा है। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे तो डर ही लग रहा है। हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इस तरह वो दोनों समंदर के ऊपर से गुजर रहे थे। वो एरोप्लेन बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा था। जहाँ तक उन दोनों को टेस्ट रन करना चाहिए था, वो दोनों उससे कई ज्यादा दूर चले गए थे। फिर अचानक उस एरोप्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उन दोनों के लाख कोशिश करने के बाद भी वो दोनों उस एरोप्लेन को बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पाए थे। फिर अचानक वो एरोप्लेन समंदर के पास ही रहने वाले एक आइलैंड पर गिर जाता है। कौन है आप लोग और हम यहाँ कैसे आए? हमें क्या हुआ है? अरे मालिक, जब हम लोग जंगल जा रहे थे शिकार के लिए, तभी हम लोगों ने देखा कि आप दोनों वहाँ गिर पड़े हो और आप दोनों को बहुत ही चोट आई थी, इसीलिए हम यहाँ लेकर आए हैं। उस आदमी की बातें सुनने के बाद सूरज और विजय एक बार फिर उनके साथ क्या हुआ था उसको याद करते हैं। उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट आई थी और उनके घाव भी बहुत ज्यादा हुए थे, जिसके कारण उस गांव के सारे लोग उन दोनों की बहुत सेवा कर रहे थे। उन गांव वालों की मासूमियत और उनके अच्छे दिल को देखकर सूरज और विजय को बहुत अच्छा लगा था। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए थे। उन दोनों की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी।
और एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर जहाँ उनका एरोप्लेन गिर गया था उस जगह जाकर देखते हैं। वो एरोप्लेन पूरी तरह से टूट चुका था। उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था और ना ही जीपीएस। लेकिन उन दोनों ने सोचा कि उस एरोप्लेन को किसी भी तरह उन दोनों को ठीक करना ही है। विजय, ये एरोप्लेन पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। इसका इंजन बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी कुछ अच्छे ही हैं और फ्यूल टैंक भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उड़ने के लिए ये काफी नहीं है। बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल ठीक है ना। हम इन्हीं के साथ कुछ नया बनाएंगे। सूरज और विजय मिलकर उनके नए एरोप्लेन का डिजाइन बनाते हैं। उस आइलैंड में उन्हें जो मिला उन्हीं चीजों की सहायता से वो एक नया एरोप्लेन बनाते हैं और उसमें कुछ बदलाव करते हैं। वो एरोप्लेन पूरी तरह तैयार होने के बाद बिल्कुल एक असली चील की तरह लग रहा था। अरे मालिक, ई का है? बिल्कुल चील की तरह लग रिया है। अरे चाचा जी, ये तो आसमान में भी उड़ेगी। का आसमान में उड़ेगा? ऐसा चीज तो इंसान बना ही नहीं सकता। मुझे तो पहले ही लगा था कि आप दोनों आसमान से गिरे कोई फरिश्ते हो। इस तरह सूरज और विजय उन गांव वालों को अलविदा कहते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि वो दोनों उनसे मिलने दोबारा जरूर उनके गांव आएंगे। फिर वो दोनों अपने बनाए नए एरोप्लेन में उनके गांव के लिए निकलते हैं। फिर गांव पहुंचने के बाद सूरज और विजय उस गांव के बारे में नेवी वालों को सब कुछ बताते हैं। फिर नेवी वाले उस गांव वालों के लिए उनके गांव में एक अस्पताल और बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनाते हैं। विजय और सूरज को ईगल मॉडल एरोप्लेन बनाने के लिए इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट्स वालों की तरफ से अवार्ड भी मिला था। फिर विजय और सूरज देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों मिलकर अलग अलग तरह के एरोप्लेन बनाया करते थे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कीजिएगा। जादुई टीवी पुराने दिनों की बात है। ये उस वक्त की बात है जब टीवियां नई नई आई थी। बड़े बड़े शहरों में और बहुत अमीर लोगों के घरों में ही दिखती थी। ऐसे ही एक शहर के एक अमीर घराने में एक नौकर था जिसका नाम प्यारेलाल था। साहब, ये क्या चीज है? बहुत अजीब लग रही है। इस डिब्बे में इंसान इतने छोटे कैसे लग रहे हैं? ये सारे इंसान उसके अंदर जा कैसे सकते हैं? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। अंदर कैसे जाएंगे, बुद्धू कहीं के। हमें क्या पता साहब, मगर इसको देखकर बहुत अच्छा लगा। ये कितना अच्छा नाच दिखाती है। हाँ हाँ, नाच ही दिखाती है। इसे टीवी कहते हैं। अभी बातें बंद करो और जाओ, जाकर काम पर लग जाओ। उस दिन से प्यारेलाल के मन में एक ही ख्याल आने लगा कि किसी भी तरह वो भी एक टीवी खरीदे। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि आजकल के जमाने में तो हर छोटे से छोटे घर में भी टीवी होती है। लेकिन उस दौर में आम आदमी के लिए टीवी खरीदना एक सपना था। प्यारेलाल हर दिन उस घर में काम करने के लिए जाता और टीवी को देखकर सोचता रहता था कि किसी न किसी दिन वो टीवी जरूर खरीदेगा। बहुत मेहनत करके एक एक रुपया उसने जमा किया और आखिरकार उसने टीवी खरीद ही ली। लेकिन तब तक वो 90 साल का हो गया था। अरे बेटा, जल्दी आओ, इस टीवी को चला दो। रुकिए ना दादाजी, ऑन कर रहा हूँ। घर में इतनी बड़ी टीवी है, फिर भी आपने इस खटारा टीवी खरीदने की जिद क्यों की थी? सारे गांव के चक्कर लगाने के बाद पापा को ये टीवी मिली है। ऐसी टीवी खरीदने का मेरा बहुत पुराना सपना था। बहुत मेहनत करके मैंने पैसे कमाए थे। मुझे लगा था कि मेरा सपना पूरा होने से पहले ही मैं दुनिया से चला जाऊंगा। जल्दी चलाओ बेटा, जल्दी।
इतनी भी क्या जल्दी है दादाजी? इतने साल आपने इंतजार किया है तो कुछ और मिनट नहीं कर सकते क्या? ये कहता हुआ प्यारेलाल का पोता दिलीप उस टीवी को ऑन करता है, लेकिन उस टीवी में कोई भी फिल्म साफ नहीं आ रही थी। 2 से 3 बार उसने ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ किया और ऑन किया। इस तरह उस टीवी से एक जोर की आवाज आई और वो बिल्कुल बंद हो गई। अरे दादाजी, ये टीवी तो चल ही नहीं रही है। शायद ये खराब हो चुकी है। क्या खराब हो चुकी? हाँ हाँ। आखिर उस टीवी को देखे बिना ही प्यारेलाल भगवान को प्यारा हो गया। उसके बाद वो टीवी उस घर में किसी के कुछ काम नहीं आई। उस टीवी को स्टोर रूम में रख दिया गया। वक्त गुजरता गया। उस टीवी के बारे में घर के सारे लोग भूल चुके थे। देखते ही देखते दिलीप बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई। फिर उसको एक बेटा भी हो गया जिसका नाम सोहम था। सोहम एक बहुत ही अलग बच्चा था। सोहम को पुरानी चीजों से बहुत प्यार था। वो हमेशा पुरानी चीजें जमा करता था। उसके बाद बहुत सारे पुराने सिक्के, बहुत सारी ऐसी ही चीजें जमा कर रखा करता था। बेकार की चीजों को भी वो हमेशा संभाल कर रखता था। इसी तरह एक दिन सोहम घर के स्टोर रूम के अंदर जाता है, ये देखने के लिए कि शायद उसे कुछ पुरानी चीजें मिल जाए। फिर उसकी नजर अचानक उस टीवी पर पड़ी थी। उसको साफ करके उस टीवी को अपने कमरे में लेकर आता है। वंडरफुल! ये टीवी तो बहुत पुरानी लग रही है। मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि हमारे घर में एक ऐसी टीवी भी है। I like it। पहले इसे मैं ऑन करके देखता हूँ। सोहम उस टीवी को ऑन करने ही वाला था कि उसके पापा ने उसे आवाज लगाई, जिसे सुनकर सोहम बाहर चला गया। सोहम के बाहर जाने के बाद अचानक वो टीवी ऑन हो गई और उसमें एक पुरानी फिल्म आने लगी। सोहम के कमरे में आते ही वो टीवी ऑफ हो गई थी। सोहम को लगा कि वो टीवी खराब हो चुकी है। फिर उसने टीवी की वायर निकालकर टीवी के दरवाजे भी बंद कर दिए। एक कपड़े से सोहम ने उस टीवी को ढक दिया था। हर बार सोहम के बाहर जाते ही वो टीवी ऑन हो जाती थी। उसके वापस होने के बाद वो देखता कि उस पर ढका कपड़ा नीचे गिरा होता था। उस टीवी के दरवाजे भी खुले होते थे। इस तरह 2-3 बार हो चुका था, लेकिन सोहम ने कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत बार ऐसा होने के बाद सोहम को कुछ अजीब सा लगने लगा। एक दिन सोहम के पास एक आदमी आकर कहने लगा, सोहम जो पुरानी चीजें जमा करता है उसकी खरीदारी करने के लिए वो आया था, ऐसा उसने कहा था। कुछ ही दिन पहले एक बूढ़े आदमी से सोहम ने एक घड़ी खरीदी थी जो उसने मांगी थी, लेकिन वो घड़ी देना सोहम को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उसने इनकार किया और वो आदमी वहाँ से चला गया। लेकिन सोहम की गैर हाजिरी में उसने वो घड़ी चुरा ली थी। बाद में सोहम उस घड़ी को बहुत ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। आखिर वो घड़ी यहाँ से कौन ले सकता है? मेरे कमरे में तो कोई आता ही नहीं। मम्मी ने भी कहा था कि मेरे कमरे में कोई नहीं आया था, तो फिर घड़ी कैसे गायब हो गई? परेशान होकर सोहम वहाँ बैठ जाता है। फिर सोहम देख ही रहा था कि उस टीवी से कपड़ा नीचे गिर जाता है और वो टीवी अपने आप ऑन हो जाती है। ये कैसे हुआ है? इस टीवी को तो मैंने करंट से कनेक्ट भी नहीं किया और ये टीवी स्मार्ट टीवी जैसी क्लैरिटी से आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? बहुत अजीब लग रहा है। सोहम टीवी देख रहा था कि अचानक टीवी में दिखाई देने लगा कि उसके घर में आकर किसने उस घड़ी को चुराया था और कैसे चुराया था। ये सब उसे फिल्म की तरह दिख रहा था। ये देखकर सोहम बहुत दंग रह गया। कुछ देर बाद उस टीवी में प्यारेलाल आ गया। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा परदादा हूँ। मेरा नाम प्यारेलाल है। मैं इस टीवी में ही रहता हूँ। क्या आप प्यारेलाल दादाजी हैं? आपके बारे में मेरे पापा कहते रहते हैं। सुना है कि आप मेरे पापा को बहुत तंग किया करते थे। अच्छा दादाजी, ये बताइए कि आप इस टीवी में... मैं इस टीवी को देखे बिना ही मर गया था।
लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी और मेरी आत्मा इसी टीवी में रह गई। इतने दिनों के बाद तुमने मुझे इस कमरे में लाया है। इस कमरे में बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी थी और वो जो जादुई घड़ी थी उसी की वजह से मेरी आत्मा को शक्ति मिली थी, लेकिन उसी घड़ी को उस आदमी ने चुरा लिया था। अच्छा, तो बताइए अब क्या करें? इस कहानी के अगले भाग में देखते हैं कि परदादा और पोता मिलकर क्या करते हैं। ठीक है बच्चों?